Okay, today's topic is backtracking. So, what is backtracking? Backtracking is an algorithmic technique for solving problems recursively by trying to build a solution incrementally. So, this is the important word that what we are going to do is to try and build a solution incrementally. स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट करते हुए हमने एक सॉल्यूशन को तैयार करना है, वन एट अ टाइम। और जब हम इंक्रीमेंटल सॉल्यूशन करते हैं तो हम लोग जितना सॉल्यूशन कर चुके हैं, जितने सॉल्यूशंस बना चुके हैं, उनको सेव करते जाते हैं, बट वी रिमूव दोज सॉल्यूशंस दैट फेल टू सेटिस्फाई द कॉन्स्ट्रेंट्स। हमारी जो गिवन प्रॉब्लम है उसके साथ कुछ कंडीशंस भी लगी होती हैं। फॉर एग्जांपल, द वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, एंड इफ आवर सॉल्यूशन इज गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन लेकिन वो उस कॉन्स्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम लोग उन सॉल्यूशंस को एक एक करके रिमूव भी करना शुरू कर देते हैं हमारे सॉल्यूशन सेट में से। तो बैक ट्रैकिंग algorithm basically is a brute force approach. Now, what is a brute force approach? Brute force approach वो होती है जिसमें हम लोग हर सॉल्यूशन को कंसिडर करते हैं, हर चीज को चेक करते हैं, फिर हमें जो सॉल्यूशन बेस्ट लगता है या जो सॉल्यूशन मिल जाता है हम लोग उसको कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर गिवन अ सेट ऑफ बॉक्सेस जिसमें से सिर्फ एक बॉक्स के अंदर ही लेट अस सपोज एक बॉल पड़ी है और हमें पता करना है कि वो बॉल किस बॉक्स में है, तो व्हाट डज द ब्रूट फोर्स अप्रोच सेज? हर बॉक्स को चेक करें, वन बाय वन ओपन करें और चेक करें कि वो बॉल उस बॉक्स के अंदर है या नहीं। दिस इज नॉट वेरी इफेक्टिव, so let's make it very clear. As compared to other programming paradigms that we have studied so far, this is not the best as far as performance is concerned. लेकिन फिर भी हम लोग बैक ट्रैकिंग को इसलिए यूज करते हैं बिकॉज देयर आर अ सर्टेन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स जिनको हम लोग डायनेमिक या ब्रांच एंड बाउंड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो दो सेट ऑफ प्रॉब्लम जिनको हम लोग डायनामिक पैराडिग्म से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, वी सॉल्व देम विद द हेल्प ऑफ बैकट्रैकिंग। ब्रूट फोर्स अप्रोच होता क्या है? ट्राइज आउट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस, हर एक पॉसिबल सॉल्यूशन को ट्राई करेगी एंड चूज द डिजायर्ड और द बेस्ट सॉल्यूशन। सो इसको बैक ट्रैकिंग क्यों बोलते हैं? व्हाई वी कॉल दिस एज अ बैक ट्रैकिंग? दिस इज ओके कि हमने एक एक सॉल्यूशन को कंसीडर करना है, बट स्टिल व्हाई द टर्म बैक ट्रैकिंग इज बीइंग used? The backtracking suggests that if the current solution is not suitable, यानी अगर हम एक सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं एंड वी फाइंड कि वो सॉल्यूशन सुटेबल नहीं है, then we remove that solution from the memory and backtrack and try some other solution. ये चीज रिकर्सिवली चलती है, दैट इज रिकर्शन। उन्हीं स्टेप्स को बार बार हम लोग रिपीट करते हैं एंड द सॉल्यूशंस व्हिच आर नॉट फिजिबल हम लोग उनको रिमूव कर देते हैं। इसको मेंटेन करने के लिए हम एक स्पेशल ट्री बनाते हैं जिसको हम लोग स्टेट स्पेस ट्री बोलते हैं। स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन, द स्टेट स्पेस ट्री इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द स्टेट of various solutions using the backtrack. तो space state tree है क्या? It is a tree representing all possible solutions of a problem from the root. Root से start करेंगे, which is called the initial state, and some of the leaf states will be called as the final state.
लेकिन लीफ स्टेट को बोलते क्या है, टर्मिनल स्टेट। उसमें से कुछ हमारा फाइनल सॉल्यूशन होंगे और कुछ हमारा नॉन सॉल्यूशन हो गए, मतलब हम उनको सॉल्यूशन नहीं मानते, दैट इज अ रॉन्ग सॉल्यूशन। as you can see in this particular state tree, we are starting from this particular node which is called the initial node. We can move in any direction, हम इधर भी जा सकते हैं, हम लोग इधर भी जा सकते हैं, हम लोग इधर भी जा सकते हैं। जब हम इधर जाते हैं तो the color of the node does not change, which means this is a possible solution. This is a possible solution. But when we move to this, it says it is not a solution. Not a solution का मतलब क्या है कि this is not acceptable. So what we have to do is we have to remove this and remove this from the solution space. यानी ये हमें एक correct solution की तरफ लेकर नहीं जा रहे हैं। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर, यहाँ से जाते हैं यहाँ पर, लेकिन फिर वापस आ जाते हैं यहाँ पर। दैट मीन्स वी may be leading towards the solution, but this is not the right solution. The third is if we move towards this side and move towards this side, this could be our final acceptable solution. So this is our final acceptable solution, and from there we end. So this becomes our final state. तो what is our solution space? एक तो हम इसको consider करेंगे, एक हम इसको consider करेंगे और एक हम इसको consider करेंगे। लेकिन हमने इसको, इसको and this third one and fourth one, चारों को भी check किया, because we are following the brute force method. ब्रूट फोर्स मेथड में हम लोग हर सॉल्यूशन को कंसिडर करेंगे, लेकिन जो सॉल्यूशन हमें गलत ले जा रहे हैं उनको रिमूव करेंगे, और जो सॉल्यूशंस हमें लीड कर रहे हैं टुवर्ड्स द फाइनल सॉल्यूशन सिर्फ उनको ही कंसिडर करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड स्टेट ट्री। दिस इज कॉल्ड अ स्टेट स्पेस ट्री। सो let us consider a very basic example to understand the backtracking approach, and then we will also understand the algorithm for simple backtracking approach. After that, we will go for one particular example using the backtracking approach. So what is the simple approach? You want to find all the possible ways of arranging 2 boys and 1 girl on 3 benches. यानी टोटल हमारे पास 3 बेंचेस हैं, हमें 3 बेंचेस के अंदर 2 बॉयज और 1 गर्ल को सिटिंग करना है। इज देयर एनी कंडीशन और अ कंस्ट्रेंट? द आंसर इज यस। व्हाट इज दैट कंस्ट्रेंट? दैट द गर्ल शुड नॉट बी ऑन द मिडल। तो गर्ल शुड नॉट बी इन द मिडल ऑफ द bench. So how many possible solutions are there? 3 factorial is equals to 6. That means total of 6 possible solutions are there. And let us see what are those solutions. One solution is B1, B2, boy 1, boy 2, girl, boy 1, girl, B2, B2, B1 and girl. Similarly, we have 3 more solutions. So this is the set of all possible solutions. But इसमें हमारे 2 solutions acceptable नहीं हैं. Which are those 2 solutions which are not acceptable? This one is not acceptable and this one is not acceptable because the girl student is coming in the middle of the bench, and that is not acceptable. So rest of the 4 solutions are acceptable to us. So let us see how in the state space table we can represent this. So this is the state space table. So first of all, we will see how many steps that we can start with. Initial steps that we can take. Initially, we have 3 options. One is a boy 1, boy 2, and a girl. So there are 3 possible steps that can be taken. Either we make the boy 1 sit in the class, in the bench, boy
2 in the bench or the girl on the bench. So this is the correct way. So we start this way. Our constraint is not getting hurt because हमारा constraint ये है कि the girl should not be in the middle. Okay, after B1 we have two paths left. Either we go for B2 or either we go for the girl. But we cannot go for the girl because अगर हमने B1 के बाद girl को बिठाया, that means the girl will come in the middle, so that means this is not acceptable. तो हम इसको solution space में से remove कर देंगे. From B1 to B2 we move on to the girl, and this is our one solution, that is B1, B2 and girl. Okay, come back to this one, B2. B2 के बाद हमारे पास दो options हैं, either we go for B1 or the girl. Girl again not acceptable because girl middle में आ जाएगी. So we go from B2 to B1 to the girl, which is the right solution and acceptable. So this is B2, B1 and girl. So last is the girl. Girl with boy 1 and boy 2, they both are correct. क्योंकि गर्ल मिडल में नहीं आएगी. उसके बाद हम B2 एंड B1 को भी लगा सकते हैं. सो दे बोथ आर एक्सेप्टेबल टू अस. ये हमारे कॉन्स्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हैं. तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस वी गॉट फ्रॉम द टोटल स्पेस? वी गॉट 4 सॉल्यूशंस विद दिस एंड दिस. 2 सॉल्यूशंस हैव बीन रिजेक्टेड. I hope it is clear. So what is a solution, or what is a sub solution? To begin with, here we started from here, the solution set is equal to null. इसका मतलब क्या है? आपके solution set में कोई भी solution अभी नहीं है. Then we had 3 solutions. So after that we have 3 solutions. One is B1, one is B2 and third is girl. These are the sub solutions. और ये constraint को भी satisfy करते हैं, तो हम इन तीनों को S के अंदर add कर देते हैं. तो we begin by a solution set which is null, and then one step by step जो आपको explain किया गया था, हम इन solutions को सॉल्यूशन सेट में डालते हैं. तब तक डालते रहते हैं या आगे बढ़ते रहते हैं जब तक हमें सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है. लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि ये वाले सॉल्यूशंस हमें गलत सॉल्यूशन की तरफ ले जा रहे हैं, तो हम उसको सॉल्यूशन स्पेस से रिमूव कर देते हैं. सो लेट अस नाउ मूव टू द एल्गोरिथम. दिस इज द जनरल एल्गोरिथम फॉर द बैक ट्रैकिंग. आपको जो हमने अभी एग्जांपल किया है, इट विल बी क्लियर फ्रॉम दैट what is this algorithm all about, and it will be very easy for you to understand that. Okay, so let's just make it a little short so that the whole algorithm is visible in one go. So that's it. So let us start with the first step of your algorithm. The first step of the algorithm says that we will create a solution space S, and to begin with, the solution space will be null. Null means there is no solution to begin with. Then what we are going to do is we will add to the solution space all the possible moves that we can take. जैसा हमारे पिछले केस में था, व्हाट वर द पॉसिबल स्टेप्स दैट वी कुड टेक. हम बॉय 1 को बेंच पर बिठा सकते थे, बॉय 2 को बेंच पर बिठा सकते थे, या गर्ल को बेंच पे बिठा सकते थे. सो दीज आर द पॉसिबल मूव्स दैट कैन हैपन. सिमिलरली, इफ यू हैव something like this and you want to move this particular object, there are let's say how many possible steps? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So these are the possible steps that you can take. तो हम क्या करेंगे, हम लोग उन सभी steps को, फर्स्ट स्टेप को जो हम ले सकते हैं और पहले से नहीं लिए हुए हैं, that means you have to consider कि वो स्टेप पहले तो नहीं लिए हुए हैं, तो all those steps will be added to the solution
स्पेस। तो हमारा ग्राफ जो है वो स्टार्ट हो गया, ट्री जो है वो बनना शुरू हो गया है। हम जब इन स्टेप्स को इन द यू कैन से स्टेप नंबर 2 हम लोग ये चेक करेंगे कि दीज आर द पॉसिबल स्टेप्स, और इनमें से कोई ऐसा स्टेप तो नहीं है जो आपके कॉन्स्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं करता। तो हमारा कॉन्स्ट्रेंट क्या था, दैट द गर्ल शुड नॉट कम इन द मिडल, द गर्ल शुड नॉट कम इन द मिडल। सो ये तीनों स्टेप्स जो थे हमारे, बॉय 1, B2 एंड जी, ये तीनों इस कॉन्स्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते थे, इसीलिए हमने इनको एलिजिबल मान लिया। जब हमने इनको एलिजिबल मान लिया तो हमने इन ट्रीज को या इन सब ट्रीज को आगे एक्सपेंड भी किया, यानी B1 को भी एक्सपेंड किया, B2 को भी एक्सपेंड किया और जी को भी एक्सपेंड किया। लेकिन अगर एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि दे डू नॉट सेटिस्फाई द कॉन्स्ट्रेंट, ये कॉन्स्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, देन वी कंसिडर दैट सॉल्यूशन टू बी यूजलेस। हम लोग एक स्टेप पीछे जाते हैं और उसको एस में से रिमूव कर देते हैं। जैसा हमने देखा था कि अगर हम लोग B1 के बाद B2 को या गर्ल को एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन गर्ल को एक्सपैंड करने से सॉल्यूशन गलत या कॉन्स्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं होता है, तो हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं एंड वी अप्रोच टुवर्ड्स दिस सॉल्यूशन। तो आई रिपीट, स्टेप नंबर 1 सॉल्यूशन स्पेस शुड बी नल। स्टेप नंबर 2 ऑल द फर्स्ट स्टेप्स जो कॉन्स्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हैं उनको ऐड कीजिए, जो कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं उनको आगे एक्सपैंड कीजिए, जो नहीं करते हैं उनको रिमूव कीजिए। तो इन द इवेंट ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ न्यूली, जो हमारा नया सब ट्री बन गया है, तो अब हम उसको S+S कर देंगे। दैट मीन्स ऑलरेडी जो हमारा सॉल्यूशन स्पेस था उसमें से उन स्टेप्स को ऐड कर देंगे। नाउ वी विल चेक if the S+S returns that it is a solution to the complete problem। क्या आपको complete solution मिल गया है या नहीं मिला है? अगर आपको complete solution मिल गया है तो आप उसको डिस्प्ले करेंगे और टर्मिनेट कर देंगे। अगर आपको complete solution नहीं मिला है अभी तक and no solution is possible, अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं मिला है लेकिन आप अब कोई फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग उसको डिस्कार्ड कर देंगे। अदरवाइज वी विल गो बैक टू द स्टेप नंबर 2 एंड रिकर्सिवली कंटिन्यू विद द एल्गोरिथम। ठीक है, अगर तो आपको कॉन्स्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं होता है तो आप बैक ट्रैक करेंगे। अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया है तो आप उसको डिस्प्ले करेंगे और बाहर आ जाएंगे। और अगर आपको अभी तक सॉल्यूशन मिला नहीं है लेकिन वो एलिजिबल है, तो आप कंटिन्यू करेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। सो दिस इज द वेरी बेसिक एल्गोरिथम ऑफ हाउ द बैक ट्रैकिंग वर्क्स। There are three types of backtracking problems. One is decision problem. ये सबसे सिंपल है, इसमें हम लोग we search for a feasible solution, यानी हमें एक सॉल्यूशन मिल गया है कि दिस इज वन पॉसिबल सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, वी से इट इज ओके एंड वी टर्मिनेट विद अवर एल्गोरिथम। द सेकंड वन इज ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, वी सर्च फॉर द बेस्ट सॉल्यूशन। मींस अगर हमें फिजिबल सॉल्यूशन मिल भी गया है तब भी हम बाकी के सारे सॉल्यूशंस को चेक करेंगे और जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा हम लोग उसी को रिटर्न करेंगे। दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, रिसोर्स कंज्यूमिंग, बट इट विल गिव अस द ऑप्टिमल रिजल्ट। लेकिन ऑप्टिमल के लिए बैक ट्रैकिंग को यूज करना, अगर आप उसी प्रॉब्लम को डायनामिक एल्गोरिथम से यूज कर सकते हैं तो इट इज नॉट रिकमेंडेड। आई स्टिल आइटरेट, मैं आप सबको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आप किसी प्रॉब्लम को डायनामिक एल्गोरिथम्स के थ्रू ऑप्टिमाइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं तो बैक ट्रैकिंग यूज नहीं करना। हम बैक ट्रैकिंग तभी यूज करते हैं अगर कोई सॉल्यूशन हमें ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन हमें
डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व नहीं हो सकता है। द लास्ट इज एन्यूमरेशन प्रॉब्लम। एन्यूमरेशन प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है, जितने भी सॉल्यूशन हम बना सकते हैं हम वो सारे के सारे रिटर्न करेंगे। द नेक्स्ट very small topic is how to determine if a problem can be solved using the backtracking or not. तो जनरली जो कॉन्स्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनमें कॉन्स्ट्रेंट्स लगे होते हैं कि ये वाला सॉल्यूशन आप ये नहीं कर सकते हैं या इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, वेल डिफाइंड कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन सम ऑब्जेक्टिव फंक्शन लगे होते हैं और उनका जो सॉल्यूशन है वो इंक्रीमेंटली बनाया जा सकता है। हम लोग उसके लिए बैक ट्रैकिंग को यूज करते हैं। सो दैट मीन्स ऑल द सॉल्यूशंस जिनको हम लोग इंक्रीमेंटली सॉल्व कर सकते हैं, रिकर्सिवली सॉल्व कर सकते हैं और उसके वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कॉन्स्ट्रेंट्स है, हम लोग उसके लिए बैक ट्रैकिंग यूज कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट, however most of the problems that are discussed उनको हम लोग डायनामिक प्रोग्रामिंग या ग्रीडी एल्गोरिथम्स, लीनियर लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, दे आउटशाइन द परफॉर्मेंस ऑफ द बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम। जो मैं आपको बता रहा था कि बैक ट्रैकिंग को से बेटर है आपकी डायनामिक प्रोग्रामिंग या ग्रीडी, तो आप उन प्रॉब्लम्स के लिए प्रेफर नहीं करेंगे जिनको हम लोग डायनामिक प्रोग्रामिंग के साथ सॉल्व कर सकते हैं। हाउएवर फिर भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रह जाती हैं जो सिर्फ और सिर्फ बैक ट्रैकिंग से ही सॉल्व की जा सकती हैं, तो हम उन प्रॉब्लम्स के लिए बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं। So these are some of the examples of the backtracking algorithms, of which today we are going to discuss the n-queen problem. So let us try and understand first of all कि n-queen problem होती क्या है। So what is an n-queen problem? N-queen problem is the problem of placing n chess queens into an n into n chess board. तो हमारे पास एक चेस बोर्ड है, आप सबने देखा हुआ है, ये नीचे भी दिया हुआ है, दिस इज जस्ट लाइक अ चेस बोर्ड। हाउ मेनी क्वींस आर देयर इन दिस एग्जांपल? देयर आर अ टोटल ऑफ 4 क्वींस इन दिस एग्जांपल। और व्हाट इज द साइज ऑफ द चेस बोर्ड? द साइज ऑफ द चेस बोर्ड इज 4 into 4। अगर आपके पास 4 क्वींस हैं तो 4 into 4 का आपका चेस बोर्ड है। तो हमें करना क्या है? वी आर टू प्लेस द क्वींस ऑन द चेस बोर्ड। हमें क्वींस को चेस बोर्ड के ऊपर प्लेस करना है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके पास 4 क्वींस हैं, आपने 4 क्वींस को 4 into 4 के बोर्ड के ऊपर प्लेस करना है। लेकिन डिफिकल्टी क्या है? डिफिकल्टी है उसके कॉन्स्ट्रेंट के अंदर, क्योंकि कॉन्स्ट्रेंट कहता है दैट नो क्वीन शुड अटैक another queen। दैट मीन्स उसकी पोजीशनिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो किसी और क्वीन को अटैक नहीं कर सकता है। अगर मैं मूवमेंट की बात करता हूं तो दिस क्वीन कैन मूव इन दिस डायरेक्शन, दैट इज हॉरिजॉन्टली। द क्वीन कैन मूव वर्टिकली एंड द क्वीन कैन आल्सो मूव इन ऑल डायरेक्शंस, दैट इज डायगोनली। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्वीन किसी भी क्वीन दूसरी क्वीन को अटैक नहीं कर रही है। सिमिलरली अगर आप ध्यान रखेंगे तो बाकी सभी क्वींस को भी इसी तरह से प्लेस किया गया है कि वो किसी दूसरी क्वीन को अटैक नहीं कर सकती है। सो दैट्स इट। द एन क्वीन प्रॉब्लम सेज दैट हमें एन क्वींस को, यानी 4 या 5 या 6 क्वींस को n into n बोर्ड, अगर n की वैल्यू 6 है तो 6 into 6 के बोर्ड के ऊपर प्लेस करना है, प्लस ऐसे प्लेस करना है सो दैट दे कैन नॉट अटैक एनी अदर क्वीन। I hope the statement is very clear to you, and we will now see the algorithm for solving this problem. तो एक बार मैं खुद एक बार यहां से लिखी हुई स्टेटमेंट को भी पढ़ देता हूं आपको। लेट अस ट्राई टू सॉल्व अ स्टैंडर्ड
backtracking problem, n queen problem. The n queen is the problem of placing n chess queens. So how many queens are there? N. What is the size of the board? N into n. But what is the constraint? That no two queens attack each other. तो जैसा आपका 4x4 का बोर्ड है, हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। जहां पर 0 लिखा है दैट मींस वहां पर कोई भी क्वीन प्लेस नहीं है। जहां पर 1 लिखा है उसका मतलब है वहां पर क्वीन को प्लेस किया गया है। तो आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि हम लोग सबसे पहले एक क्वीन को लेफ्ट मोस्ट कॉलम में प्लेस करेंगे। द आइडिया इज टू प्लेस द क्वींस वन बाय वन। जैसा मैंने बोला था इंक्रीमेंटल है तो हम लोग वन बाय वन प्लेस करेंगे। तो द आइडिया इज टू प्लेस द क्वीन वन बाय वन इन डिफरेंट कॉलम्स। हम लोग फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करेंगे, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम एंड सो ऑन अप टू द एन कॉलम। तो हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे? लेफ्ट मोस्ट कॉलम। आप फिर मानकर चलिए कि हम लोग अपनी फर्स्ट क्वीन को लेफ्ट मोस्ट कॉलम में प्लेस करते हैं। जब हम लोग एक क्वीन को प्लेस करते हैं, देन वी चेक इफ देयर आर एनी क्लैशेस विद द ऑलरेडी प्लेस्ड क्वीन। जब हमने एक क्वीन को प्लेस किया तब हम चेक करेंगे कि क्या उस क्वीन को प्लेस करने से हम अटैकिंग पोजीशन पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इन द करंट कॉलम, if we find a row for which there is no clash, अगर हमने जब क्वीन को किसी कॉलम में प्लेस किया तो हम लोग हर रो के लिए चेक करेंगे कि क्लैश है या नहीं है। और अगर हमें एक ऐसा रो मिलता है जहां पर क्लैश नहीं आ रहा है तो हम लोग उस कॉलम को और उस रो को एज पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन मान लेते हैं। और अगर हमें ऐसा रो नहीं मिलता है तो हम लोग बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक का मतलब क्या है? जो हमने लास्ट क्वीन को प्लेस किया था हम लोग उसको रिमूव कर देंगे और दोबारा से प्लेस करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज हैव अ लुक एट दिस एल्गोरिदम। स्टार्ट इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम। क्वीन को लेफ्ट मोस्ट कॉलम पर प्लेस कीजिए। अगर सारी की सारी क्वींस को प्लेस कर दिया गया है, दैट मीन्स अवर सॉल्यूशन हैज बीन फाउंड, दैट मीन्स वी विल रिटर्न ट्रू। लेकिन अगर सारी की सारी क्वींस को भी प्लेस नहीं किया गया है तो वी आर गोइंग टू प्लेस द सेकंड क्वीन। उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग ट्राई करेंगे ऑल रोज इन द करंट कॉलम। करंट कॉलम के अंदर सभी रोज को चेक करेंगे और चेक करेंगे कि वेदर द कोलिजन हैज अकर्ड और नॉट। इफ द क्वीन कैन बी प्लेस्ड सेफली इन दिस रो देन हम उसको मार्क करेंगे एज पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्वीन को कॉलम में प्लेस कीजिए, फिर हर रो को चेक कीजिए कि कोलिजन आ रही है या नहीं। अगर नहीं आ रही है तो हम लोग उसको पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन मान लेंगे। ओके, एंड देन वी विल प्लेस द नेक्स्ट क्वीन। अगर क्वीन को प्लेस करने से लीड्स टू अ सॉल्यूशन देन वी विल रिटर्न ट्रू। इफ प्लेसिंग द क्वीन डज नॉट लीड टू अ सॉल्यूशन तो हम लोग उसको अनमार्क कर देंगे, यानी हटा लेंगे क्वीन को और फिर बैक ट्रैक करेंगे स्टेप नंबर 3A, दोबारा से शुरू करेंगे। अब लास्ट क्या है? क्या ये स्टेप लगाने से आपको सॉल्यूशन मिलता है या नहीं? If all the rows have been tried and nothing work, अगर आपने अपने इस सॉल्यूशन में सभी रोज को ट्राई कर लिया है और आपको एक भी ऐसा रो नहीं मिला है जिससे आपका कोलिजन नहीं आ रहा है, तो वी विल सिंपली रिटर्न फॉल्स टू ट्रिगर बैक ट्रैकिंग। यानी हम लोग उसके एक लेवल से 2 लेवल पीछे जाएंगे और हम बता देंगे कि दिस होल सब ट्री इज नॉट यूजफुल एंड वी शुड ट्राई सम अदर सब ट्री। So with this we come to the end of this very important lecture, that is backtracking. So I will just repeat the topics that we have done. First of all, we defined what is backtracking. Backtracking are the set of problems that are solved recursively
step by step using the incremental approach. Backtracking uses the brute force approach in which we try all the possible solutions. हम लोग किसी भी solution को छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और स्पेस कंज्यूमिंग मेथोडोलॉजी है और हम लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं। बैक ट्रैकिंग सिर्फ उन प्रॉब्लम्स के लिए यूज की जाती है जो दूसरे पैराडिम से सॉल्व नहीं किए जा सकते। स्पेस ट्री डायग्राम मैंने आपको बताया कि इनिशियली वी स्टार्ट विद द इनिशियल स्टेट जिसमें सॉल्यूशन नल होता है। हम फिर फर्स्ट स्टेप लेते हैं। फर्स्ट स्टेप रिप्रेजेंट्स ऑल द पॉसिबल स्टेप्स दैट कैन बी टेकन एंड देन अगर वो सॉल्यूशन की तरफ लीड करते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर वो सॉल्यूशन की तरफ लीड नहीं करते हैं तो हम वापस चले जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस ट्री के मिडल में नॉट अ सॉल्यूशन, जब हम नॉट अ सॉल्यूशन पर पहुंच जाते हैं देन वी हैव टू मूव बैक टू द इनिशियल स्टेट और अ स्टेट जहां से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। Then we saw a very basic state space tree for a problem in which हमें हर बेंच के ऊपर 2 बॉयज और 1 गर्ल को बिठाना है। कंडीशन ये है कि वो गर्ल मिडल में नहीं आनी चाहिए। So this is the tree that you saw. After that we saw how the solutions can be added to the solution set space if they satisfy the constraints, how the solutions can be moved forward, and how to backtrack and remove the solutions from the space. So 3 types of backtracking problems. Decision problem, पहला solution मिल गया, that is okay. Enumeration means जितने भी possible solutions हैं वो सारे के सारे चाहिए। Optimization मतलब मुझे best solution चाहिए। हम लोग बैक ट्रैकिंग कब प्रेफर करते हैं? जो प्रॉब्लम्स इंक्रीमेंटली सॉल्व हो सकती हैं, जो जिनके लिए कॉन्स्ट्रेंट एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए प्रॉपरली डिफाइन होते हैं, सिर्फ उनके लिए ही बैक ट्रैकिंग यूज की जा सकती है। सो फॉर दोज प्रॉब्लम्स जिनके लिए हम लोग आइटरेटिव यानी रिकर्सिव और इंक्रीमेंटल सॉल्यूशन नहीं बना सकते हैं, हम लोग बैक ट्रैकिंग यूज नहीं करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हाउ वी कैन यूज इट टू सॉल्व द एन क्वीन प्रॉब्लम। एन क्वीन प्रॉब्लम क्या है? एन क्वींस को प्लेस करना है इनटू एन बोर्ड। हमें ध्यान में सिर्फ इतना रखना है कि कोई भी क्यू दूसरी क्वीन को अटैक नहीं कर सकती है। दिस इज द मैट्रिक्स विच इज रिप्रेजेंटिंग अ सॉल्यूशन एंड देन वी सॉ द बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम। हम लेफ्ट मोस्ट कॉलम से स्टार्ट करेंगे। प्लेस करने के बाद एक ऐसे रो को ढूंढेंगे जिसमें कोल्यूजन नहीं आ रही है। अगर ऐसा रो मिल जाता है तो उस कॉलम और उस रो को आप अपने सॉल्यूशन सेट में डाल दें। अगर सारी की सारी क्यूज प्लेस हो गई हैं तो आपको सॉल्यूशन मिल गया है, और अगर पॉसिबल नहीं है सॉल्यूशन फाइंड आउट करना तो हम लोग बैक ट्रैक करते हैं और दोबारा से स्टार्ट करते हैं। So that is the end of the lecture today.